अली खामनेई की अंतिम यात्रा का दिन और जगह तय। ओमान तट पर डूबी भारतीय नाव, 14 क्रू का रेस्क्यू जारी। भारत के तुरंत बाद चीन क्यों पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री। फ्रांस में मोदी मैक्रों की मुलाकात, भारत इनोवेट्स 2026 शुरू। लंदन में भारतीय युवक की हत्या, 7 संदिग्ध हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच हवाई हमले और सैन्य गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय से बंद होने के कारण दुनिया के तेल व्यापार पर भी इसका काफी गहरा असर पड़ा है। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच चल रही शांति बातचीत से जल्द कोई बड़ा समझौता हो सकता है और लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष खत्म हो सकता है। इसी बीच ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया के अनुसार खामनेई के लिए 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल पर बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 7 जुलाई को पवित्र शहर कोम और 9 जुलाई को मशहद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। बताया गया है कि खामनेई के शव को मशहद स्थित इमाम रजा के पवित्र तीर्थस्थल में दफनाया जाएगा। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में हुई थी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे मोस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने युद्ध में मारे गए लोगों को याद करते हुए अमेरिका और इजराइल की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलों में आम नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाया गया। गालिबाफ ने कहा कि ईरान दबाव के सामने नहीं झुकेगा और देश अपनी जीत तक संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए ईरान की मजबूती और एकता पर जोर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ओमान से संबंधित है। दरअसल ओमान के पास अरब सागर में भारतीय नागरिकों से भरी एक 2 नाव MSV विराट-1 के डूबने की खबर के बाद बड़ा समुद्री बचाव अभियान शुरू किया गया। यह नाव ओमान के रास अल हद से करीब 80 नॉटिकल मील यानी लगभग 148 किलोमीटर दूर समुद्र में फंस गई थी। नाव पर 14 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे और इसके डूबने का खतरा बढ़ गया था। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और इलाके में मौजूद भारतीय नौसेना के जहाज़ों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। इसी दौरान अमेरिकी नौसेना का P-8 समुद्री गश्ती विमान भी मौके पर पहुंचा और उसने फंसे हुए क्रू सदस्यों के लिए लाइफ राफ्ट गिराया। सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित रूप से नाव छोड़कर लाइफ राफ्ट पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में MV जबलपुर अली 9 नाम के कमर्शियल जहाज ने भी मदद की। इस जहाज ने अपना रास्ता बदलकर संकट में फंसी नाव की ओर रुख किया। बताया गया कि MSV विराट-1 ओमान के सोहर से मुंबई जा रही थी। फिलहाल सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए भारतीय नौसेना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियां और आसपास के जहाज मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों की नज़र पूरे ऑपरेशन पर लगातार बनी हुई है और जल्द ही सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि नेपाल से संबंधित है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत दौरे के तुरंत बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। उनकी यह 4 दिन की आधिकारिक यात्रा नेपाल की नई सरकार की विदेश नीति को लेकर काफ़ी अहम मानी जा रही है। खनाल चीनी विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब खनाल हाल ही में भारत की यात्रा करके लौटे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने संकेत दिया था कि बालन शाह के नेतृत्व वाली सरकार पुराने राजनीतिक दबावों से अलग होकर नेपाल के हितों के हिसाब से विदेश नीति तय करना चाहती है। चीन इस बात को लेकर सतर्क है कि नेपाल की नई सरकार पश्चिमी देशों के ज़्यादा करीब ना चली जाए। अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों, नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों से जुड़े मुद्दों और स्टारलिंक जैसी तकनीकी सेवाओं को लेकर बीजिंग अपनी चिंताएं जाहिर कर चुका है। चीन दौरे के दौरान शिशिर खनाल चीनी नेतृत्व को भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि नेपाल चीन के साथ अपने पुराने संबंधों और नीतियों को बनाए रखेगा। नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स यानी BRI के तहत सहयोग जारी रखने की बात भी दोहरा सकता है। हालांकि नेपाल कुछ पुराने समझौतों और परियोजनाओं में बदलाव की मांग कर सकता है। ऐसे में खनाल की चीन यात्रा भारत, चीन और नेपाल के बीच बदलते रिश्तों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि इंडिया और फ्रांस से संबंधित है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिलकर दोस्ती का संदेश दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 14 जून से 16 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत, फ्रांस और दुनिया के अन्य देशों के स्टार्टअप, निवेशकों और बड़ी कंपनियों को एक मंच पर एक साथ लाना है। इस आयोजन को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 में भारत के 120 से ज़्यादा डीप टेक स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी जैसे कई बड़े शिक्षण संस्थान और रिसर्च संगठन भी इसमें शामिल हैं। सम्मेलन में नई तकनीक और भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा होगी, जिसमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक, एडवांस कंप्यूटिंग, रक्षा तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और जलवायु से जुड़ी तकनीकें शामिल हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों से जोड़ना है, जिससे नई साझेदारियां और निवेश के अवसर बढ़ सकें। माना जा रहा है कि यह सम्मेलन भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने दिखाने का बड़ा मौका है। पीएम मोदी और मैक्रों की इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों, व्यापार, तकनीक और भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा होगी। भारत और फ्रांस के रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिलने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि लंदन से संबंधित है। दरअसल लंदन में भारतीय मूल के 26 वर्षीय युवक गुरबेज सिंह की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना पश्चिमी लंदन के साउथहॉल इलाके में नॉर्थ रोड और डॉर्मर्स वेल्स लेन के पास हुई। पुलिस के अनुसार बुधवार तड़के करीब 12:30 पर एक दुकान के बाहर गुरबेज सिंह पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है, जिसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में हालत बेहतर होने पर छुट्टी दे दी गई। मामले में पुलिस ने हत्या के शक में 7 लोगों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि जांच के बाद 6 लोगों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया, जबकि एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है। उससे आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल क्राइम कमांड की अधिकारी एलिसन फॉक्सवेल ने कहा कि गुरबेज सिंह की मौत बेहद दुखद है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर हमले की वजह और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल हत्या के कारण की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।